हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रिकादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की बुक आरबीएसई बोर्ड की चैप्टर नंबर 11। आज उसका हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। संचरण इसका ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। ध्वनि एक ऊर्जा के रूप में कणों में स्थानांतरित होती है। तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि संचरण में कणों का कुल विस्थापन शून्य होता है। ध्वनि जो संचरण होता है उसमें कणों का कुल विस्थापन की इसने बात की है। कुल विस्थापन शून्य होता है क्योंकि जो कण हैं वो अपनी मूल स्थिति के इर्द गिर्द गति करते हैं, इसलिए इसका कुल विस्थापन शून्य है। संपीड़न विरलन मिलकर ध्वनि तरंग का निर्माण करते हैं। तो दो कंपन जब आपस में एक दूसरे की ओर संपीड़ित होते हैं और दूसरे ही पल वो जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी विरलन जो होता है वो दोनों मिलकर पूरी एक तरंग का निर्माण करते हैं। संपीड़न उच्च दाब क्षेत्र होता है जबकि विरलन निम्न दाब क्षेत्र होता है। क्योंकि कण जब पास पास आ जाते हैं तो यहाँ उच्च दाब क्षेत्र बनता है और जब विरलन में कण दूर दूर जाते हैं तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके लिए माध्यम आवश्यक है। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है मगर प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर दो तरह की तरंगे हैं, एक है अनुप्रस्थ तरंगे और एक है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के लंबवत, इसके कंपनों में कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी अनुपस्थ तरंग अगर इस दिशा में जा रही है तो इसके जो कण हैं वो इस दिशा में कंपन करेंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे जो है उसमें जो कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिशी होता है। यानी इसमें जो कंपन है वो इस तरीके से होंगे माध्यम के कणों के। अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे हैं। तनी हुई रस्सी में हमेशा अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये दोनों ही एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे हैं। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि जो आपकी स्प्रिंग होती है इसके अंदर कण इस तरीके से कंपन करते हैं। और जबकि प्रकाश तरंग जब इस तरीके से आती है तो उसके कंपन तरंग संचरण की दिशा से लंबवत गति करते हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण तीन तरीके से, आवृत्ति, आयाम और वेग, तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये पूरी एक तरंग कहलाती है। आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं, 1/2 आवर्तकाल, और इसको न्यू इक्वल्स टू 1/t से हम लिखते हैं। आयाम जो है वो मूल स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है, जिसे हम a से लिखते हैं। यानी कोई एक सरल पेंडुलम है, जहाँ तक इसका विस्थापन होगा ये सारा इसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। वेग एवं तरंग समीकरण। वेग क्या होता है? दूरी बटे हुए समय, ये हमने पढ़ा है। अब दूरी तरंग के लिए क्या होती है? लैम्डा। इसे तरंग दूरी कहते हैं। v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी से हम इसे डिनोट करते हैं। और यहाँ पर v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, जहाँ पर हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है कि न्यू बराबर क्या है? 1/t है। तो इस 1/t से इसे अगर हम इस तरीके से लिखें, लैम्डा इंटू 1/t, लैम्डा इंटू 1/t, इस 1/t को हमने रिप्लेस कर दिया न्यू से, तो लैम्डा न्यू की वैल्यू हो गई है v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ये आपका क्या है? तरंग समीकरण है, जहाँ पर लैम्डा क्या है? तरंग दूरी है उसकी। कौन सी दूरी है? जो हम तरंग बनाते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये तरंग दूरी आपकी कहलाती है। तरंग का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तरंग वेग जो है वो माध्यम पर निर्भर करेगा। किसी माध्यम में तरंग वेग नियत रहता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। पर किसी एक फिक्स माध्यम की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम अगर हवा की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर वायु में तरंग का जो वेग है वो हमेशा फिक्स रहेगा। किसी माध्यम में आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य घटती है।
किसी भी माध्यम में अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी। अब इस न्यू जो है ये जो तरंग समीकरण हमने लिखी है v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, इसमें v जो है किसी भी माध्यम के लिए वो क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो अब कौन बचा, लैम्डा और न्यू, यानी इन दोनों का जो गुणन है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि हम लैम्डा को बढ़ाएंगे तो न्यू का मान कम होना चाहिए, और अगर आप न्यू को बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा का मान हमेशा कम होगा। ध्वनि की जो तीव्रता है उसका संबंध उसकी ऊर्जा से है। तरंग की ऊर्जा से ध्वनि की तीव्रता का संबंध है। प्रबलता, कानों की संवेदनशीलता की माप उसकी प्रबलता कहलाती है ध्वनि की। ध्वनि तेज है या धीरे है ये हमें प्रबलता से पता चलता है। तारत्व क्या होता है, ध्वनि का बारीक या मोटा होना तारत्व कहलाता है। तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। तारत्व हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करेगा। अधिक आवृत्ति होगी तो आवाज़ तीखी होगी, यानी उच्च आवृत्ति उच्च तारत्व और बारीक आवाज़, जबकि निम्न आवृत्ति पर निम्न तारत्व होगा और मोटी आवाज़ होगी। इसके जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो मच्छरों की भिनभिनाहट उच्च तारत्व का उदाहरण है, और शेर की जो दहाड़ है वो निम्न तारत्व का उदाहरण है। ये दोनों क्वेश्चन घुमाकर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मच्छरों की भिनभिनाहट उच्च तारत्व यानी उच्च आवृत्ति, शेर की दहाड़ निम्न तारत्व निम्न आवृत्ति। गुणवत्ता क्या है, समान तारत्व प्रबलता वाली ध्वनियों में भी हम जब विभेद कर जाते हैं कि वो ध्वनि किसकी है और ये ध्वनि किसकी है, वो दोनों चीज़ें क्या कहलाती है, इसकी गुणवत्ता कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल की नोट्स हैं कि अगर एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, जब एक ही आवृत्ति हो तो उसे टोन कहा जाता है। आवृत्तियों का जब मिश्रण कर दिया जाता है तो वो ध्वनि स्वर कहलाती है। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों व ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम के गुणों और ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये पूछा गया था कि यदि दाब को आधा कर दिया जाए या दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, तो आपको जवाब देना था कि वो चाल सेम ही रहेगी, क्योंकि ध्वनि की जो चाल है वो माध्यम के गुण, यानी माध्यम अगर चेंज कर रहे हैं तो ध्वनि की चाल चेंज होगी, और ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करेगी कि ताप अधिक हो जाएगा या ताप कम हो जाएगा तो ध्वनि की चाल में परिवर्तन होगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपका टेम्परेचर से हो गया। यदि आप ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ताप को घटाएंगे तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए, इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल है वो 330 मीटर पर सेकंड है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, और अगर नहीं भी पूछी जाती, इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू ध्वनि की चाल के तौर पे आपको 330 मीटर पर सेकंड रखनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। स्पष्ट प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में कितना समय अंतराल होना चाहिए, 0.1 सेकंड का अंतराल होना आवश्यक है। अब रीवर्बरेशन क्या होता है, जिसे अनुरणन हमने कहा है, बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व हो जाना, यानी बार बार चीज़ों में ध्वनि का अगर इको हो रहा है तो वो चीज़ वापस रिटर्न होके हमारे पास लगातार आ रही है तो वो ध्वनि क्या है, स्थायी हो जाती है। उसे हम अनुरणन या रीवर्बरेशन कहते हैं। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ है, वाद्य यंत्रों में शंकुनुमा शेप बनाया जाता है। चिकित्सकों का स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन का उपयोग है। कंसर्ट हॉल सम्मेलन कक्षों में छतें जो है वो वक्राकार बनाई जाती है ताकि पीछे वाले लोगों को भी, ऑडियंस को भी अच्छे से आवाज़ सुनाई दे। श्रव्यता परास, श्रव्यता परास क्या होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो श्रव्य तरंगे हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये मानव के श्रव्यता, मनुष्य की श्रव्यता सीमा भी इसे आप कह सकते हैं। इसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज न लिखकर कई बार 20 के जेड ये भी लिख दिया जाता है, 20 के भी लिख दिया जाता है।
20K का मान भी 20,000 ही होता है। अपश्रव्य कौन सी होती है कि जो सुनाई ना दे, 20 हर्ट्ज से भी कम। भूकंप की, ज्वालामुखी विस्फोट की, वेल की, हाथी में उत्पन्न जो अपश्रव्य तरंगे हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 से अधिक होगी, परा यानी अधिक। कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, समुद्र की गहराई नापने में पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई नापने में सोनार सिस्टम में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। वायु में इनकी तरंग दैर्ध्य जो है 1.6 सेंटीमीटर से कम होती है। धातु ब्लॉक में दरार का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं की सफाई में, ईसीजी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, ट्यूमर का पता लगाने में, गुर्दे की पथरी तोड़ने में, इन सब में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये पराश्रव्य तरंगों के चिकित्सकीय उपयोग थे। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को हम सोनार कहते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। पराध्वनि तरंगों का उपयोग है ये, और ये समुद्र की गहराई नापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो 2D = V × T है, जहाँ पर दूरी है, V वेग है इनका, कौन सी पराध्वनि तरंगों का, और T क्या है, कितने समय में वापस लौट कर आइए, वो T यहाँ पर ये है। तो समुद्र में जब चीज़ें कई बार शिप जो चलती है तो आगे से आने वाली पानी के अंदर आने वाले जो पर्वत या कुछ ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग किया जाता है। राडार, वायुयान के संसूचन और स्थिति पता लगाने में राडार का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ हवा में काम आती है और सोनार जो है आपका पानी में काम आता है। रेडियो तरंगों का उपयोग राडार में किया जाता है। राडार, रेडियो, सोनार, अल्ट्रासाउंड। अति लघु तरंग दैर्ध्य, उच्च आवृत्तियों वाली तरंग का उपयोग। राडार में अति लघु तरंग दैर्ध्य, ठीक है, उच्च आवृत्ति, हाई तो फ्रीक्वेंसी और लो इसकी वेवलेंथ। सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन नामक उपकरण द्वारा होता है। सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन नामक उपकरण द्वारा होता है। देखिए, ये बहुत ही छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो बीच में से ऐसा क्वेश्चन निकाल देती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। अब जनरल चीज़ें आपने पढ़ी है, पर मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन एक हाई लेवल का एग्जाम्पल है। सूक्ष्म तरंगों को उत्पादन करने के लिए मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन का उपयोग यहाँ पर होता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था जिसे आप देख रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टडी करेंगे फिजिक्स का ही। धन्यवाद।